अगर हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो 4 वर्ण आते हैं। इस बात को मैं क्यों बता रहा हूँ? ब्राह्मण अपने वर्ण में शादी करता है, क्षत्रिय अपने वर्ण में शादी करता है, वैश्य अपने वर्ण में शादी करता है, चौथा जो वर्ण हमारा शूद्रों का है, हम अपने वर्ण में शादी करते हैं। इन चारों की शादियों में क्या फ़र्क है? कोई बताएगा? एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दे। किसी को पता है इन चारों वर्णों में जो शादियां हो रही हैं उनमें क्या फ़र्क है? चलिए, ब्राह्मण अपने वर्ण में तो शादी कर रहा है लेकिन अपनी जाति में शादी नहीं कर रहा है। क्षत्रिय अपने वर्ण में तो शादी कर रहा है, अपनी जाति में शादी नहीं कर रहा है। वैश्य अपने वर्ण में शादी कर रहा है, अपनी जाति में शादी नहीं कर रहा है। उदाहरण के रूप में अग्रवाल के यहाँ शादी नहीं करेगा, गोयल के यहाँ शादी कर देगा, गोत्र में शादी। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग अपनी ही जाति में, अपने ही गोत्र में शादियाँ कर रहे हैं और आप कहते हैं कि भविष्य बहुजनों का है। कैसे होगा? सभी समाज के बुद्धिजीवियों को जय वाल्मीकि, जय भीम। जय वाल्मीकि, जय भीम। और जैसा कि आज समाज की जो ये चर्चा चल रही है कि भाई समाज में जो भी शोषण की घटनाएं और तमाम जो समस्याएं हैं उस पर आज चर्चा के लिए समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूँगा कि आज समाज में तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है कि शोषण हो रहा है और अत्याचार हो रहा है ना। और देश में मतलब बेरोज़गारी है, हमारे लोगों में भी बहुत का असर आ रहा है ना। तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन जो समस्या है जड़ क्या है? जड़ आज भी यही है कि हमारा समाज उतना शिक्षित नहीं हुआ जितना कि उसको होना चाहिए था। आज भी हमारे यहाँ अगर हम देखें तो डॉक्टर्स की बहुत कमी है, वकीलों की कमी है, जज तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, IAS तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाथरस की घटना का भी जिक्र हो रहा था। हाथरस की घटना में समाज के लोग बहुत परेशान थे, रोड पे आए, तमाम लोगों ने सबने मिल कर के लड़ाई लड़ी। और तब जब वो घटना घट रही थी, हम भी आप सब भाइयों के साथ ग्राउंड पे थे, तो हमने ये महसूस किया उस टाइम पे कि ये घटनाएं तो हमारे समाज पे कभी पहले नहीं हुई, उससे पहले भी घटती रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ कैंडल जला के, 4 हल्ला हुल्ला करके क्या इसका समाधान निकल सकता है? शायद नहीं निकल सकता। फिर समाधान क्या है? हमारे लड़के हट्टे कट्टे नौजवान आज वाल्मीकि समाज में नशे की इतनी बुरी मतलब दौड़ गई है। मैं तो जिस मोहल्ले का हूँ, जटवाड़े का, हमारी तो पूरी गली में अगर अब विवाह भी होते हैं, शादी फंक्शन, सोशल फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारे जैसे लड़के दिखाई देते हैं। मतलब हमारे चाचा ताऊ तो रहे भी नहीं है। तो जो आज नशा हमारे समाज को खाया जा रहा है, और फिर हमारी महिलाएं जो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, अब तो बहन बेटियां ज़्यादा पढ़ पा रही हैं, लेकिन पहले मौका नहीं था उतना, तो वे वही अपना सफाई के पेशे से जुड़े हुए हैं। अब सफाई के पेशे से जुड़े हुए हैं तो उन्हें उतनी जानकारी भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को कौन सा कोर्स कराएं, किसी स्कूल में एडमिशन कराएं। लेकिन दूर से दूर तक हमारे वाल्मीकि समाज में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ना के बराबर दिखाई देते हैं। तमाम नेताओं की भीड़ है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, तमाम संगठन हैं, लेकिन हम मनुवाद को कोसें, तमाम और दलितों को कोसें, लेकिन उससे पहले हमें अपना आत्मविश्लेषण भी कर लेना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हम सही दिशा में लेकर जा भी पा रहे हैं कि नहीं लेके जा पा रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो उस काम के करने का एक भी हम जज क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि अगर हाथरस की घटना होती है या कोई भी हमारा शोषण होता है, तो जो वहाँ उस पर कार्यवाही करेगा तो वो पुलिस महकमा करेगा, मीडिया करेगी, और तमाम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो वहाँ काम करेगा। लेकिन हमारी तो मीडिया भी नहीं है। बाद में उसके भाई को ही दोषी बनाया गया। जिस मीडिया को हम अपनी मीडिया बता रहे हैं या नासमझी में उसको मान रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, तो वही तो उसके भाई को, जिसने मतलब कोई भाई को ही दोषी बना दे। आज उनकी ताकत इतनी बड़ी है, कैपिटलिस्ट लोग उनके साथ पूरा लगे हुए हैं। हम तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी नहीं हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास संख्या बल है।
लेकिन हम उसका भी सही रूप में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी गाज़ियाबाद के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है आप सब समाज के लोगों के सहयोग के द्वारा कि भाई शिक्षा के बिना हमारे समाज का उद्धार नहीं हो सकता। अगर तमाम घटनाओं को हमें रोकना है और पूरी दुनिया में, देश में अपने समाज को अगर अच्छा समाज, बड़ा समाज, एक सभ्य समाज बनाना है तो शिक्षा के द्वारा ही हम उसको आगे ला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा पे इन्वेस्ट बहुत कम है, तमाम और चीज़ों पे इन्वेस्ट हम कर रहे हैं। अभी शादी होने लगे, तमाम बातें हम यहाँ मंच से बोल के चले जाएंगे, उसमें मैं भी आता हूँ, लेकिन जब अपने बेटे बेटी की शादी होगी तो तमाम टोकरे इतने हैं, मेरे इतनी अंगूठियाँ चढ़ रही हैं और तमाम हम सगाई चढ़ाने में बहुत पीछे नहीं हटते हैं। और लेकिन जब उसी लड़की लड़के को अगर डॉक्टर बनाने की बात आएगी, अगर उसी लड़के को जज बनाने की बात आएगी तो हम पीछे हट जाते हैं। तमाम हम गरीबी का, तमाम और समस्याओं का हम रोना रोते हैं। तो हमें दूसरों का विश्लेषण करने से ज़्यादा ज़रूरी है अपना आत्मविश्लेषण करना कि हम कहाँ खड़े हैं। जब दुनिया चांद पे पहुँच रही है, हमारे समाज का भाई आज भी मैनहोल में उतर रहा है। जब दुनिया की लड़कियां ओलंपिक में मेडल ला रही हैं, गोल्ड मेडल, हमारे इस वाल्मीकि समाज की बहन बेटियां आज भी दूसरों के घर की टट्टी ढो रही हैं। तो हमें विश्लेषण करना होगा। हम बने जाएं कितने भी बड़े सूरमा, लेकिन जिस समाज से हम लोग आते हैं, हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एक कलंक का टीका लगा हुआ है कि वाल्मीकि आज भी कहाँ खड़ा हुआ है, आज भी सफाई पेशे से जुड़ा हुआ है। भाई जो लोग हैं हमारे बड़े, मेरी माँ भी सफाई कर्मचारी है, मेरे पिता भी सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन वो हमें पढ़ा रहे हैं और ऐसे हजारों लाखों लोग पढ़ा रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि समाज के बच्चे अब वो काम ना करें, लेकिन हमारा समाज एक जगह पर आकर बहुत परेशान है कि उसको गाइडेंस नहीं है, उसको एक रास्ता नहीं मिल पा रहा। माँ बाप उतने हमारे भी नहीं है, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों ने, हाँ तेरे पे बड़ा पैसा तेरे बाप के पास, तू बनेगा डॉक्टर। हम अपने बच्चों का मनोबल घर से ही गिरा देते हैं, जबकि हम अगर चाहें उसकी मेहनत करें उसके पीछे, तो वो बच्चा अच्छी मेरिट में ला करके भी कम पैसे पर डॉक्टर बन सकता है, कम पैसे पे जज बन सकता है। तो हमें ये विश्लेषण करना ही होगा कि हमारे समाज में कितने बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, PCS, साइंटिस्ट हैं। जब तक हम वो वाला समाज नहीं बनाएंगे तो पूरी दुनिया में हम अच्छी छवि का समाज नहीं बना पाएंगे। और गाज़ियाबाद में हमारे भैया जी हैं, संजय जी चंदेल साहब, और वे हमें कोऑपरेट करते रहते हैं, तमाम और लोग हैं। तो अभी गाज़ियाबाद में एक प्रयास चल रहा है। अभी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जयंती थी 30 तारीख को। वे हमारे पूरे बहुजन समाज की आवाज़ बन के उभर के पूरी दुनिया को उन्होंने एहसास करा दिया कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम लिखने में भी किसी से पीछे नहीं है। तो ऐसा अभी वहाँ पर हमने घुघना एक बस्ती है गाज़ियाबाद के अंदर, 30 तारीख को उनके जन्म दिवस पे ओम प्रकाश वाल्मीकि पाठशाला का शुरुआत की गई है। ऐसे प्रयास अगर दिल्ली में भी शुरू हो, तमाम जगह शुरू हो, तो अशिक्षा नाम का जो दानव है वो हमारे समाज से मिटेगा और हमारा समाज भी एक शिक्षित समाज बनेगा। इसी के साथ आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमें शहीद भगत सिंह तो चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। ये वही शहीद भगत सिंह हैं जो हम अपने घर के अंदर प्रशिक्षित कर रहे हैं। अभी तो आपने एक छोटा सा पंजी वाला बम देखा है, गाज़ियाबाद से चलकर यहाँ पर एटम बम आए हैं, उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा वक्तव्य अपना और रखना चाहूँगा। अगर हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो 4 वर्ण आते हैं। इस बात को मैं क्यों बता रहा हूँ? ब्राह्मण अपने वर्ण में शादी करता है, क्षत्रिय अपने वर्ण में शादी करता है, वैश्य अपने वर्ण में शादी करता है, चौथा जो वर्ण हमारा शूद्रों का है, हम अपने वर्ण में शादी करते हैं। इन चारों की शादियों में क्या फ़र्क है? कोई बताएगा? एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दे। किसी को पता है इन चारों वर्णों में जो शादियां हो रही हैं उनमें क्या फ़र्क है? चलिए, ब्राह्मण अपने वर्ण में तो शादी कर रहा है, लेकिन अपनी जाति में शादी नहीं कर रहा है। क्षत्रिय अपने वर्ण में तो शादी कर रहा है, अपनी जाति में शादी नहीं कर रहा है। वैश्य अपने वर्ण में शादी कर रहा है, अपनी जाति में शादी नहीं कर रहा है। उदाहरण के रूप में
अग्रवाल के यहाँ शादी नहीं करेगा, गोयल के यहाँ शादी कर देगा। शादी नहीं होती, गोत्र में गोत्र में शादी नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग अपनी ही जाति में अपने ही गोत्र में शादियाँ कर रहे हैं, पर आप कहते हैं कि भविष्य बहुजनों का है। कैसे होगा? हमारे बीच में गाजियाबाद से चलकर आए रमेश गौतम जी पिछले 40 वर्ष से महिला उत्थान और समाज उत्थान के ऊपर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के 1000 से ज़्यादा गांव में जाकर उन्होंने जन जागृति का कार्य किया है। जी सर, तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को और वाल्मीकि जी को नमन करते हुए मेरे बीच में समाज के सभी लोग, शीलवान, विद्वान, गुणवान, धनवान और 2 हमारी बहनें, आप सभी को मैं नमन करता हूँ, जय भीम करता हूँ, जय वाल्मीकि जी करता हूँ। और माफ़ करना, मुझे आपके बीच में आके ऐसा लगा कि मैं वास्तव में अपने समाज में आ गया हूँ। अनुशासन को बिगाड़ते हुए कह रहा हूँ मैं, कभी आप खुश हो रहे हो। मैंने अभी 2-3 शब्द कहे हैं कि शीलवान, विद्वान, गुणवान, धनवान, लेकिन चलिए खैर, पूरा संसार, पूरा देश क्या कह रहा हमें? मैं तो कह रहा हूँ शीलवान, विद्वान, गुणवान, धनवान, लेकिन सच्चाई क्या है? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट क्या कह रही है? पूरा देश क्या कह रहा है हमें? चूड़े चमार को क्या कह रहा है? असलियत। चलिए, यदि मेहतर से बेहतर बनने की इच्छा हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं। एक बात याद रखना कि 1 मिनट में ज़िंदगी तो किसी की नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला वो ज़िंदगी खुद की और चाहे तो पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे संसार की बदल के रख देता है। तो आज भी यदि हम लोग भारत की राजधानी में रह करके अपमान भरा जीवन यदि हम बिता रहे हैं, मैं हूँ तो भंगी, हूँ तो मैं चूड़ा जख्म दे रहा हूँ तो मैं चमार, लेकिन ना जाने कितने हमने ऐसे नए नए नाम ढूंढ लिए कि जब कोई हमसे हिंदू पूछता है तो हम कितने नाम, कितने गोत्र के छिपने की हमने प्रयास किया। थोड़ा सा मैं गंभीर इसलिए होना पड़ेगा कि आज भी यदि भारत की राजधानी के करीब रह कर के मेरे समाज के शीलवान, विद्वान, गुणवान, धनवान, बड़े बड़े पढ़े लिखे अफसर, अधिकारी, बड़े बड़े नेता भी यदि जाति छिपाने के लिए मजबूर हैं तो जरा सोचो कि स्थिति क्या है। मेरे जैसा फन्ने का, आपके जैसा बड़ा दिमाग वाला आदमी, मैं किसी को मूर्ख कहूँगा तो वापस जिंदा जा नहीं पाऊँगा। आप जैसा पढ़ा लिखा, समझदार, बहुत ज़्यादा विद्वान, बड़े बड़े संगठन चलाने वाले लोग आप हो, और हमारे समाज के लोग भी, हमारे रिश्तेदार भी बड़े बड़े फन्ने कहाँ हैं, एक भी मूर्ख नहीं है। लेकिन जब आपका स्कूल में आपका 8 साल का बच्चा पढ़ता है, 7 साल का बच्चा पढ़ता है, एक बहुत बड़ा दलित समाज का बड़ा फन्ने का आदमी, बहुत बड़ा अफसर अधिकारी, उसके खानदान में बड़े बड़े एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, धन की कोई कमी नहीं, अकल की कोई कमी नहीं। उसका 8 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते टीचर ने पूछ लिया कि भाई तेरा नाम क्या है। और मेरे खानदान का बच्चा, आपके परिवार का बच्चा, जब टीचर ने पूछ लिया तेरा नाम क्या, तो उसके चेहरे पे मायूसी छा गई, उदासी। तो टीचर ने उसे डांटते हुए कहा, अरे तू 8 साल का बच्चा है, तुझे अपना नाम नहीं मालूम। उस बच्चे ने जो बात कही, याद रखना, जो 1 मिनट की जो बात थी, उस बच्चे ने कहा कि सर मेरा एक नाम हो तो मैं बताऊं। चलो फिर कितने नाम हैं? तो उसने कहा कि कोई मुझे चूड़ा कहता है, कोई मुझे भंगी कहता है, कोई मुझे झूठन पे पलने वाला कहता है, कोई मुझे आरक्षण में पलने वाला कहता है, कोई मुझे संस्था का नीच कहता है, कोई मुझे सूअर पालने वाला कहता है, कोई मुझे लाश में से कफन लेने वाला कहता है। मेरा एक नाम हो तो मैं बताऊं। और मेरे समाज के जो लोग हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं मैं सभ्य हूँ, मैं अकलमंद हूँ, जो कह रहे हैं कि मैं लीडर हूँ, मैं लाखों लाखों लोगों का नेतृत्व कर सकता हूँ, जो बड़े बड़े फन्ने का बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे कहने से पूरा समाज सड़कों पर आ जाएगा। हमसे एक गलती हो रही है, एक गलती, लेकिन मैं उसे कहानी के रूप में बताना चाहूँगा।
कहानी के रूप में समझ में आ जाए तो। अब तक लाखों लोगों को बता चुका हूँ, लाखों लोगों में 2-4 लोगों को समझ में आई है। गारंटी मुझे आपकी भी नहीं है। क्यों? मुझे कौन से वोट थोड़ी लेनी है, गारंटी आपकी भी नहीं। 40 साल में लाखों लोगों को बता चुका हूँ, मुश्किल से 2-4 लोगों को समझ में आई है। यहाँ हो सकता है एक आध को समझ में आ जाए, किसको आए ये गारंटी नहीं है। दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो समझ में आ सकती है। नहीं कोई बात नहीं। हुआ क्या जी, हुआ क्या, एक पिता था, उसका एक बेटा जवान भटक गया। मैं कहूँ वो शराबी जुआरी बन गया तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा मान लो सब इंक्लूड है। एक माँ बाप का अमीर घराने का बच्चा, घर की बड़ी रेपुटेशन थी, बाप की बड़ी इज्जत थी, लेकिन भटक गया, जुआरी शराबी बन गया। एक ही बेटा, रोज़ माँ बाप से पैसे शराब के लिए, जुए के लिए मांगे, देते रहे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक दिन नशे में उसने माँ बाप से पैसे मांगे, नहीं मिले, तो उसने नशे में क्या किया, अपने माँ बाप के बेरहमी से हत्या कर दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब उसको पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो जज ने उसको उसके कारनामे देखते हुए कहा कि तुझे फांसी की सज़ा मिलती है। लेकिन उस आदमी ने क्या कहा, उस भटके हुए नौजवान ने क्या कहा कि माँ बाप मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत ना दो, मैं अनाथ हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इतनी बड़ी सज़ा ना दो। ये मैंने कहानी बताई है। वो भटका हुआ जो नौजवान था वो हम सब थे, और जिस मसीहा की, जिस महापुरुष की, जिस पिता की हमने हत्या कर दी, डॉक्टर अम्बेडकर, वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए आज शासन प्रशासन सड़कों पे हम गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है दुनिया में, हम अनाथ हैं, हम पर रहम करो, हम पर तरस खाओ, हमारे साथ में न्याय करो। अरे इस देश में जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इस देश की बड़ी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, हल कर दिया, हम अपनी समस्याओं के लिए ना जाने कितने पीर, पैगंबर, मुल्ला, मौलवी और देवी देवताओं की चौखटों में हम सिर्फ ठोकर। एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ना चाहते हुए बता रहा हूँ। एक दलित समाज के मेरे खानदान की एक पढ़ी लिखी महिला, बड़ी अफसर, बहुत पढ़ी लिखी, खूबसूरत, लेकिन उसकी समस्या एक थी जो आपकी भी है। मैं घुमा फिरा के कह रहा हूँ, अपने खानदान की बात डॉक्टर साहब घुमा फिरा के कह रहा हूँ। उस महिला की समस्या एक ही थी, वो जहाँ भी जाती थी, किसी रेस्टोरेंट में जाए, कॉलेज स्कूल में जाए, सड़कों पे जाए, मार्केट में जाए, ब्याह शादी बारातों में जाए, किसी भी फंक्शन में जाए, उसे देखते लोग कहते कि बेहया है, ये बेशरम है, ये लज्जाहीन है। लेकिन हुआ क्या, वो इस समस्या से बड़ी परेशान। वो कहती है मैं करेक्टर की लूज नहीं हूँ, उसको मालूम था मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सभ्य हूँ, अफसर अधिकारी हूँ, लेकिन क्यों मुझे लोग बेहया, बेशरम, लज्जाहीन कहते हैं। समाधान नहीं निकल पाया। एक समझदार व्यक्ति के पास गई, उस समझदार व्यक्ति ने के पास गई और जब उससे पूछा कि मुझे, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लज्जाहीन, बेशरम, बेहया कहते हैं, तो पता उस आदमी ने क्या कहा। उस आदमी ने कहा कि मैडम पहले मेरी टांग पे से उठो, सामने कुर्सी पे बैठो, तब जाकर तुम्हें उत्तर दूंगा। समझ रहे हो? हम ना जाने किस किस की गोदी में नहीं बैठ रहे, कौन सी गोदी हमने छोड़ी है। हमें लोग बेहया, बेशरम नहीं कहेंगे, खा किसका रे, और सलाम कहाँ ठोकते फिर रहे। हम है। लास्ट में एक बात और कहता हूँ छोटी सी, वो भी बड़ी गहरी है। एक मसीहा था, बहुत दूरदृष्टि, शायद हम में पैदा हों, और कुछ लोग, ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, उसमें कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी अपराध के हम जेलों में सड़ रहे थे, सजा भुगत रहे थे। 15 अगस्त 1947 के दिन, मतलब 15 अगस्त का दिन आया और देश आज़ाद,
तो उस मसीहा को ये अथॉरिटी थी कि भी तुम जाओ और जेलों में जा कर के जो जो मांगे उनको दे दो। वो मसीहा गया, सारे कैदी इकट्ठे कर लिए गए, कैदियों से पूछा कि मुझे आज अथॉरिटी है 1 दिन की, तुम बिना अपराध के सज़ा भुगत रहे हो, जो जो मांगोगे तुम्हें आज मिल जाएगा। बस इतनी बात थी। इनसे पूछा आपकी क्या समस्या है, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी जेल में पड़े हैं और मच्छर मक्खी बहुत काटते हैं। नो ठीक है, गुड नाइट की टिक्की मिल गई। समस्या का समाधान। साहब से मिले, आपकी क्या समस्या है जी? अखबार नहीं मिलता टाइम से पढ़ने को, चलो कल से सुबह 7 बजे अखबार मिलेगा। आपसे पूछा क्या कि जी चाय टाइम से नहीं मिलती, उनको बेकार आती है। साहब से पूछ लिया कि जी दाल में तो बस पानी पानी है। किसी से पूछा आपकी समस्या कि जी रोटी पूरी नहीं मिलती। एक समझदार ने पूछी, समझदार से पूछा आप क्या चाहते हो? इन्होंने जो बात कही बस वो कीमती। उन्होंने कहा केवल आज़ादी चाहिए, मुक्ति चाहिए। हमारी जो सोच है दोस्तों, किसी की मच्छर की मक्खी की समस्याएं, किसी की बड़े छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन मांगने के लिए भी बड़ी सोच चाहिए। आप समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने, जागरूक हमारी बहनों ने मुझे जो समय दिया, ये छोटा सा गिफ्ट गाजियाबाद की तरफ से मुरजंतनी साहब और जो है राहुल जी की तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि यदि बायदी कभी यदि आप चाहें तो हम लोग दोबारा समय से बैठेंगे, क्योंकि यहाँ 2-2 मीटिंगों के लिए आप लोग बैठे थे। हमने आकर के आपको डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि यहाँ बड़ी समस्या थी। तो अब मैं बस 1 मिनट एक बात कह के, हाँ मैं कहता हूँ, देखो मेरा नाम रमेश गौतम है और जाति से मेरे से एक आदमी ने पूछ लिया था कि भाई तुम्हारा नाम क्या, किस गोत्र से हो? मैंने उसको एक ही बात कही, भैया क्या बताऊँ, माँ मेरी चमारन और बाप मेरा भंगी, और मेरी माँ भंगन और बाप मेरा चूड़ा। अब समझ लेना बात को। इससे जो डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे अलग ना करो भाई, आवाज दो, आवाज दो। हाँ एक ही हैं, अलग ना करो। तो ये गलती से मैं चमारूँ, अगला बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।